चलिए दोस्तों, तो आज हम सभी नए सिरे से क्लास 9th का चैप्टर जो भी होता है एकदम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश से। जिसमें से आपका पहला चैप्टर आज होगा हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में आप लोगों को पढ़ना क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? पदार्थ की संरचना क्या है? और भी हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण क्या-क्या होते हैं। और भी जो भी रहेगा आगे का लेक्चर में आप लोगों को मैं बताते जाऊँगा, अपलोड करते जाऊँगा। मैं जो भी रहेगा क्लास 9th का मैं एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दूँगा, या देख लीजिएगा आप लोग क्लास 9 प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा क्लास 9 साइंस 2026-27 इस प्रकार से रहेगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। यानी कि अंग्रेजी में इसे हम सब क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। पदार्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है भाई। इस डेफिनेशन में कोई भी जान नहीं है, तो हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं? क्या होता है आखिर पदार्थ? सोचिए जरा। हम, ठीक है, मैं, ये बोर्ड, ठीक है, आपको जो भी कमरा दिख रहा है, आप जिससे पढ़ रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है या तो फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, या फिर जो भी कुछ भी ले लीजिए, आपके घर में कॉपी है, किताब है, पेन है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब के सब क्या होते हैं? पदार्थ। बट इसका डेफिनेशन में हम लोग कैसे समझोएंगे? तो सबसे पहली बात कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो बोलिएगा प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान हो। पदार्थ होने के लिए दो चीज मांगता है। पहला तो क्या होना चाहिए कि उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? स्थान घेरती है। ठीक है, स्थान घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मतलब पहला चीज क्या होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। 1 ग्राम ही क्यों ना हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी हो, 1 मिलीग्राम ही क्यों ना हो, उससे भी और कम ही क्यों ना हो, बट उसका द्रव्यमान होना चाहिए और साथ में स्थान भी घेरना चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। जैसे कि ये बोर्ड को ले लीजिए, तो क्या ये बोर्ड स्थान घेर रही है? जगह घेर रही है? बिल्कुल घेर रही है। तो इसे, बोर्ड को मैं क्या बोलूँगा? पदार्थ है। और इसका ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये स्थान घेरती है भाई, तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। ये मार्कर ही ले लो भाई, तो ये मार्कर को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये जगह घेर रही है, इतना जगह घेर रही है, और इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। हाँ, तो ये पदार्थ हो जाएगा। मतलब पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान हो, उसे हम सब क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक? अब पदार्थ किससे मिलकर के बनी होती है? सवाल ये उठता है, किससे मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? 1 मिनट, थोड़ा-सा एक चीज़ अब में याद आ गया। आखिर पदार्थ स्थान घेरती है, द्रव्यमान होती है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण क्या-क्या हो जाएगा? खुद से लिख सकते हो आप लोग। कलम हो गया, कॉपी हो गया, ठीक? और क्या हो गया? पंखा हो गया, ठीक? और क्या हो गया? टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है? क्या बताइए, सोच करके बताइए, क्या हवा पदार्थ है? क्या हवा को हम सब पदार्थ कह सकते हैं? बिल्कुल सही उत्तर। हवा को हम सब क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है, उसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे कि आप बैलून फुलाते हैं, तो बैलून में क्या होती है? हवा होती है, और वो क्या करती है? बैलून के चारों तरफ अपना जगह घेरती है। इस रूम में भी हवा है, हर एक जगह हवा है, तो हवा भी क्या हो जाएगा आपका? पदार्थ हो जाएगा, ठीक है? शीतल पे बहुत बार ये सवाल पेपर में आता है। शीतल पे अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। क्या कहते हैं इसे? कोल्ड ड्रिंक भाई। अब आपके घर में मेहमान आता है, आप कहते हैं कि कुछ लीजिएगा, ठंडा चाय, गरम कॉफ़ी वगैरह। आप उसे ठंडे के लिए पूछते हैं कि आप कुछ लीजिएगा, ठंडा लीजिएगा क्या? पूछते हैं। वो मेहमान कहते हैं हाँ, चाहिए मुझे, ठीक है? तो उसके जगह पर अगर आप कहते हो कि आप शीतल पे लीजिएगा, वो मेहमान कहते हैं शीतल पे भाई क्या है? नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या कीजिए? कोल्ड ड्रिंक मँगाइए, हो जाएगा। तो शीतल पेय को ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पदार्थ है। तो पदार्थ क्या होती है? जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे हम सब पदार्थ कहते हैं। सवाल ये उठा कि सर पदार्थ किससे मिलकर बनी होती है? तो याद रखिएगा, पदार्थ जो होता है वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। याद रखिएगा कि सभी पदार्थ, दुनिया में जितने भी सारे पदार्थ हैं, डायरेक्टली नहीं बना है।
बल्कि महीन-महीन कणों से, बहुत सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। यानी कि पदार्थ किससे मिलकर के बनी होती है? भाई कणों से मिलकर के बनी होती है। इन कणों का आकार कितना होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि जो हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं दे सकता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ के कण कहते हैं। ठीक है? होप कि क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवाता हूँ। पदार्थ किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो उसे हम सब क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? जो भी स्थान घेरता हुआ नज़र आ रहा है, आपका मोबाइल फ़ोन जगह घेर रहा है, पदार्थ हो गया। कॉपी जगह घेर रहा है, पदार्थ हो गया। पेन जगह घेर रहा है, पदार्थ हो गया। आपका जो भी थाली वगैरह जगह घेर रहा है, पदार्थ हो गया। टेबल कुर्सी जगह घेर रहा है, पदार्थ हो गया। ठीक? तो ये सब पदार्थ होंगे। फिर पदार्थ किससे मिलकर के बनी होती है? पदार्थ कणों से मिलकर बनी होती है। लेकिन ये कण कितने बड़े होते हैं? तो ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं। पदार्थ की ये संरचना हो गई। चलिए, अब हम इसको एक बार फ्रेज़ से लिखेंगे, उस टाइम फिर आप क्या कर लोगे? उसे उतार लोगे। चलिए, तो अब मैं इसे डेफ़िनेशन के तौर पर लिख दिया हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आप भी इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से जिस तरह से मैं लिखा हुआ हूँ, उसी प्रकार से आप भी नोट्स बनाओगे ताकि आपका कॉपी अच्छा लगे, सुंदर लगे। ध्यान रखिएगा, नोट्स जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, आपको पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मन लगता है। आप अपने में ही सोच करके देखिए, अगर आप जिस रूम में रहते हो, जिस घर में रहते हो, अगर वहाँ पर गंदगी रहेगी, तो क्या आप वहाँ पे रह पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो, उस जगह के चारों ओर साफ-सफाई होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिसका भी आप नोट्स बनाते हो, बच्चा अगर उसका नोट्स ही अच्छा रहेगा देखने में, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि पढ़ने में भी मन लगेगा। और जिसके नोट्स में बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग वगैरह रहता है, काट-कूट रहता है, तो उसको फिर तो पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। उस बच्चा को लगेगा कब हम अपना कॉपी बंद करके चले जाएँ। इसलिए नोट्स जब भी बनाओ, साफ-सुथरा बनाओ। चलिए, पढ़ते हैं इसे हम लोग। पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जो जगह घेरती है, जगह का मतलब हुआ स्थान। ठीक है? तो जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भले ही 1 ग्राम क्यों ना हो, 2 ग्राम, कुछ भी हो द्रव्यमान, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मतलब 2 चीज़ होना चाहिए। पहली बात तो स्थान घेरनी चाहिए और दूसरी बात कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। उदाहरण के तौर पर उदाहरण क्या हो गया? एग्ज़ाम्पल क्या है? टेबल। टेबल भाई स्थान घेरती है, उसका द्रव्यमान भी होता है। तो ये टेबल क्या होगा? पदार्थ होगा। लोहा भी पदार्थ है। शहद हनी भी हो, ठीक है? शहद ये भी क्या हो गया आपका? पदार्थ हो गया। रुई, रुई भी पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्थान भी घेरती है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होता है। कुर्सी, कलम, जल, गैस, ईटीसी ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये सब हम लोग तो समझ गए कि पदार्थ क्या है सो, लेकिन पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? ये पेन दिख रहा है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? हम किससे मिलकर के बने हुए हैं? ये बोर्ड किससे मिलकर के बना हुआ है? क्या डायरेक्टली पदार्थ डायरेक्टली बना हुआ है क्या? नहीं। तो प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसका आकार इतना छोटा होता है कि उसे हम लोग खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो पदार्थ की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? कणों से। और ये कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं देते। मतलब इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही खुली आँख से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये मैं ठोस ले ले रहा हूँ, ठोस तो इसमें से बहुत सारा छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, महीन-महीन सा कण जुटा होगा आपस में आकर्षण बल के द्वारा, तब जाकर के ये पूरा ठोस बना होगा। ठीक मैं उसी प्रकार से द्रव ले ले रहा हूँ, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारा कण होगा। फिर उसी प्रकार से मैं गैस ले ले रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत सारा कण होगा। तो ये ठोस का हुआ, द्रव का हुआ, गैस का हुआ, कुछ भी पदार्थ हो बट यहाँ पर क्या है? कण है। ये सब जो छोटा-छोटा, छोटा-छोटा दिख रहा है, ये सब कण हुआ, जिसे हम लोग आगे चल कर के नाम क्या दे देते हैं? इन छोटे-छोटे कणों को परमाणु नाम देते हैं। ओके? अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषता। ये तो कण से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इन कणों के कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ विशेषताएँ होती है। तो उन सभी विशेषताओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो पॉज़ करके लिख लो। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं 1 मिनट।
तो अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई पूछे आपसे या तो पेपर में पूछेगा पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में जो भी दिया रहेगा आप किस में टिक मारोगे? पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? कणों से। बोलेगा कि पदार्थ के कण कितने बड़े होते हैं या फिर कितने छोटे होते हैं? क्या वो बोलिएगा इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं हम। ठीक, लगभग कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक कण का आकार इतना छोटा होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर मतलब आप 1 मीटर लो कोई चीज को और उसको 10 के पावर 10 बार टुकड़ा करो, उतना सारा होगा, उतना छोटा टुकड़ा। अगला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितने भी सारे पदार्थ होते हैं सभी पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है? कुछ खाली स्थान पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं दूसरा का उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग कभी ना कभी तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे कि एक ग्लास पानी है, एक ग्लास पानी इस प्रकार से, ठीक है, एक ग्लास यहाँ पर क्या है? पानी। अब जैसे ही इस एक ग्लास पानी में पूरा भरा हुआ है, अब उसमें आप क्या करिएगा? कुछ चीनी घोलिएगा। तो क्या वहां पर चीनी, एक गिलास पानी में इतना सारा चीनी घोलने पर क्या वो शरबत जो बनेगा हमारा, वो क्या 2 गिलास का बनेगा क्या? नहीं भाई, उसका मात्रा उतना का उतना ही रहेगा जितना मात्रा में क्या था? पानी था। ऐसा क्यों हुआ सर? भाई चीनी गया कहां पर? तो चीनी कहीं और गया नहीं, बल्कि चीनी जो है ना वो इन पानी के कणों के बीच में जहां जहां खाली स्थान था ना, उन खाली स्थानों में जाकर के बैठ गए। कौन? चीनी। घुल मिल गए, है ना? इस प्रकार से यहाँ पर मिल गए, इस प्रकार से यहाँ पर मिल गए। तो पदार्थ के कणों के बीच में यहाँ पर खाली स्थान था, तभी ना मिला। जब हम लोग पानी में चीनी या तो नमक को घोलते हैं, तो पानी या में जब चीनी या तो नमक को घोलेंगे तो चीनी और नमक आसानी से घुल जाते हैं, जबकि उसका लेवल भी राइज नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता। ऐसा कारण क्यों है? क्या है ऐसा कारण? इसके पीछे का कारण, तो इसके पीछे का कारण ये रहा कि इस पानी में छोटे छोटे से इस पानी में जो भी कण थे, उन कणों के बीच में क्या था? खाली स्थान था। तो ये खाली स्थान के होने के वजह से यहाँ पर चीनी के जो भी कण थे या तो नमक के कण थे वो क्या हो गए? घुल गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोगों का क्या है? तीसरा तो ये समझ में आ गया कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान। कैसे हम लोगों को पता चला? हम लोगों को पता कैसे चला? तो जब हम लोग एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक या तो चीनी को घोलेंगे तो पानी की मात्रा उतना ही रहेगी। जैसे कि हम लोग 100 ml पानी लिए थे, 100 ml पानी, और उसमें अगर हम लोग 20 ग्राम अगर चीनी को घोल देते हैं, 20 ग्राम चीनी को घोल देते हैं, 100 ml पानी में 20 ग्राम चीनी को घोल देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा 120 ग्राम का विलयन बनेगा। नहीं, 100 ग्राम का ही विलयन बनेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 20 ग्राम चीनी है ना, वो 100 ml पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उसमें जाकर के डिसॉल्व हो गया, घुल गया। तीसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। भाई एक जगह नहीं होते पदार्थ के कण, हमेशा क्या करते रहते हैं? गतिशील करते रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हवा। जैसे कि देखिए इस रूम का हवा क्या जिंदगी भर यहीं पर रहेगा क्या? नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है कि इस रूम का हवा बाहर जाएगा और बाहर का हवा अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या पदार्थ के कण जो थे मतलब हवा के कण, वो क्या यहीं पर रहे? एक ही जगह रहे क्या? नहीं रहे। क्या हुआ कि इस रूम का जो भी हवा था वो बाहर की ओर गया। ठीक है, अब क्या डंडडी का हवा जो है डंडडी में ही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल अलग से गांव में जाएगा, है ना? तो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करते रहते कौन? पदार्थ के कण, मतलब हमेशा गतिशील होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आप एक काम करो, एक गिलास दूध ले लो और उस एक गिलास दूध में क्या करो, ये जो मार्कर वाला इंक होता है ना, उस एक बूंद मार्कर वाला इंक को गिरा दोगे तो क्या होगा? जब इंक दूध में गिरेगा तो जिस पॉइंट पर गिरेगा दूध में, क्या वहीं पर रहेगा या पूरा दूध में फैल जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, पूरा दूध में फैल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंक में जो पदार्थ का जो कण था, इंक क्योंकि हम लोगों का पदार्थ हुआ, ठीक है? वो जगह घेर रहा, स्थान घेर रही है वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो इंक में जो भी कण था ना, सूक्ष्म कण था ना, वो क्या हुआ? पूरे दूध के कणों के बीच में क्या हो गया? फैल गया, गति कर गया। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हो गया होगा कि आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, ठीक है? पोटेशियम परमैंगनेट एक पहले तो 100 इस प्रकार से दिया गया है बुक में कि 100 ml आप जल ले लो। कितना ml?
100 ml आप क्या ले लो, जल यानी कि पानी ले लो और उसमें से कम 5 से 6 क्रिस्टल जो है 5 से 6 क्रिस्टल जो है ना, वो पोटेशियम परमैंगनेट डालो। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र याद रखिएगा, KMN, M छोटा n होगा, KMnO4। थोड़ा-सा मैं बड़ा करके ज़ूम करके लिख रहा हूँ, बड़ा करके KMnO4, ये हुआ पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो 100 ml पानी में जब हम लोग 5 से 6 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे, तो यहाँ पर पानी का रंग कैसा हो जाएगा भाई? पूरा का पूरा जो विलयन बनेगा वो मेरा वो किस रंग का हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है कि अब इससे ये जो 100 ml था, इससे 10 ml आप विलयन को निकालो। कितना ml विलयन? 10 ml विलयन को निकालो, सिर्फ 10 ml, और फिर से एक ग्लास, दूसरा ग्लास लो जिसमें से 90 ml पानी रहेगा, 90 ml पानी रहेगा और उसमें ये जो 10 ml ये निकाले हुए हो, इस 10 ml को ऐड करोगे। जैसे ही इस 10 ml को ऐड करोगे, इस पानी का भी रंग जो होगा वो कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। फिर आप इससे 10 ml निकालो, इससे अब इस विलयन से 10 ml निकालो और फिर से एक ग्लास लो और उसमें भी कितना ml पानी डालो भाई? 90 ml ही पानी डालो और ये इससे जो 10 ml आप निकाले थे उसको इसमें ऐड कर दो। फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका जो रंग होगा वो पर्पल कलर का हो जाएगा, फिर से पर्पल कलर का। बट यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब-जब हम लोग पोटेशियम, क्योंकि इसमें हम लोग क्या डाले थे? पोटेशियम परमैंगनेट का कण डाला हुआ था, 5 से 6 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का था। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का कण इसमें भी गया और यही पोटेशियम परमैंगनेट का कण इसमें भी गया। तो जहां तक जब-जब जाएगा ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है वो पूरा का पूरा विलयन में फैलेगा, ठीक है? अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तो रंग परिवर्तन के द्वारा पता चलेगा, क्योंकि पानी का तो कोई रंग नहीं होता है और जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन इसमें डाल रहे हैं 10 ml में, तो थोड़ा-सा पानी का रंग किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? पर्पल कलर में, बैंगनी कलर में। तो हम लोग समझ जा रहे हैं कि अच्छा, इसमें अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट का अंश मौजूद है। ठीक है? तो इस बात से हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसमें यही एग्ज़ाम्पल में ये भी बैठ जाएगा, ठीक है? चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा-सा इसमें और क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये इसमें विलयन का रंग जितना ज़्यादा गाढ़ा बैंगनी होगा, उतना ज़्यादा गाढ़ा बैंगनी इसमें नहीं होगा, ठीक? क्योंकि इसमें सिर्फ़ आप 10 ही एमएल डाले हो और फिर इसमें जितना गाढ़ा होगा, इसमें इससे कम होगा। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? विलयन को तनुकृत कर रहे हैं। भाई 2 चीज़ होता है, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक होता है तनुकरण, ठीक है? एक होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। एक क्या होता है आपका? तनु विलयन और दूसरा क्या होता है? तनु, एंड दूसरा क्या होता है आपका? सांद्र विलयन। तनु विलयन में क्या होगा कि तनु, जैसे कि हम बोल रहे हैं तनु पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, तो तनु का मतलब हुआ कि पानी का मात्रा ज्यादा, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट का मात्रा कम, उसको हम लोग कहते हैं तनु। और सांद्र को कहते हैं कि पानी का मात्रा कम और पोटेशियम परमैंगनेट का मात्रा ज्यादा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। जैसे कि समझिए, उदाहरण के तौर पर हम लोग दे रहे हैं, कोई किसी के घर आप गए शरबत पीने के लिए, ठीक है? अब वो क्या किया कि पानी ज़्यादा मिलाया और चीनी कम दिया है, कंजूस कहीं का। पनिया ज़्यादा मिला दिया, लेकिन चीनी उसमें क्या दिया है? कम दिया है। तो पानी का मात्रा ज़्यादा और चीनी का मात्रा कम हो गया, तो इसको हम लोग इस प्रकार के विलयन को कहेंगे तनु विलयन। लेकिन अगर पानी जो है कम रहेगा और चीनी एकदम बढ़िया खासा अच्छा खासा डाला हुआ है, तो चीनी का मात्रा ज़्यादा और पानी का मात्रा कम हो गया, तो उसको कहेंगे सांद्र विलयन। सेम, अगर वो समझ में आया होगा तो ये भी वही समझ लीजिए कि तनुकरण का मतलब होता है कि पानी का मात्रा ज़्यादा कर देना और जो भी आप पानी के अलावा उसमें जो भी आप विलेय पदार्थ को डाल रहे हो उसका मात्रा कम कर देना, तो हो जाएगा तनु। और सांद्र का मतलब हुआ कि पानी का मात्रा कम हो जाएगा, यानी कि विलायक का मात्रा कम हो जाएगा, जबकि विलेय का मात्रा क्या हो जाएगा? ज्यादा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? सांद्र। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जो भी पदार्थ के कण होते हैं, देखिएगा चौक वगैरह, जो चौक होता है व्हाइट बोर्ड वाला, उसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा-सा नहीं टूटेगा। हल्का-सा और बल लगाइएगा, टूट जाएगा। उसके बाद जब टूट जाएगा ना, तो चौक को एकदम गौर से देखिएगा, तो चौक में बहुत सारा छोटा-छोटा, छोटा-छोटा सा कण मिलेगा और वो ही कण तो क्या होते हैं? आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ना सिर्फ चौक बल्कि जितने भी पदार्थ होते हैं, भाई